तो आज मैं बताऊंगा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से डेरिवेशन होके आता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हम लोग 12th क्लास में से पढ़ के आए हैं वो है लैम्डा एम टी इक्वल टू बी। और ये जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, तो आज मैं इसको कैसे डिराइव होता है, ये रिजल्ट कैसे आता है ये भी दिखाऊंगा। साथ प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन से विंड का डिस्प्लेसमेंट लॉ कैसे आता है वो भी दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जो प्लैंक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आता है जो यू न्यू इक्वल टू 8πh c क्यूब डिवाइडेड बाय न्यू क्यूब, सॉरी 8πh न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब बाई e to the power h न्यू बाई kt माइनस 1। ठीक है, यह से हम लोग डिराइव करेंगे लैम्डा एम इंटू टी इजिकल टू बी जो कि इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या जान रखा है, जो u होता है, जो डी यू होता है वो किसके बराबर है, डी न्यू इंटू यू न्यू इंटू डी न्यू, ये इंटू इसको पता होगा। इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन देते हैं क्योंकि यू न्यू का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी रेंज, इसका मतलब यही होता है ना। तो छोड़ो, इसको छोड़ के इसको 1 नंबर दे देता हूँ। और दूसरा जो हम लोगों को पता होगा, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर मैं हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से कंसीडर करें तो क्या होगा, यू लैम्डा इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, बेटा फॉर फ्रीक्वेंसी पर्पस। ये जो होता है वेवलेंथ पर्पस। ओके, यह से एक सिमिलरिटी आता है ना, डी यू इक्वल टू यू न्यू डी न्यू, और यह से क्या आता है डी इज इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन, ये डी यू दोनों इक्वल है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखा जाता है और ये वेवलेंथ के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तो इन दोनों से क्या मिलता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा। ओके, तो मेरे को यू लैम्डा, देखो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला जानते हैं, यू लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, इसके हिसाब से लेने के लिए हमको यू लैम्डा चाहिए। तो हम लोग यू लैम्डा क्या निकल के आ रहा है हम लोगों के लिए, क्या निकल के आ रहा है, यू न्यू इंटू डी न्यू डी लैम्डा। ओके, तो इसको 3 नंबर इक्वेशन। और ईएम वेव्स के लिए क्या पता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये पता है ईएम वेव्स। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसी के भी लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। फिर क्या करना है हम लोगों को, ये चाहिए हमको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए डी न्यू बाई डी लैम्डा, डी न्यू डिवाइडेड बाई डी लैम्डा कितना होता है माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब इसको यहाँ पर थर्ड इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो यू लैम्डा का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, यू न्यू के जगह पर पहले जो है यू न्यू के जगह पर ये लिख देता हूँ 8πh न्यू डिवाइडेड बाई सी क्यूब बाई e to the power h न्यू बाई kt माइनस 1। ओके, और c
बाई लैम्डा स्क्वायर। देखिए नेगेटिव का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता, ओके, तो इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका मोड ले रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ जाता नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल के हिसाब से डील हो रहा है ना, या फिर वेव के हिसाब से डील हो रहा है। नेगेटिव से क्या पता चलेगा कि उसका जो डायरेक्शन है, पार्टिकल का मूव का, वेव का जो डायरेक्शन, इसके मूवमेंट के साथ कनेक्शन है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें पार्टिकल के साथ या फिर पार्टिकल के मूवमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं निकलने वाला। देख रहा है ना, लैम्डा एम टी बी। अब नेगेटिव साइन से कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव से कर रहे हैं। और यहाँ पर जो न्यू टर्म है, न्यू टर्म के जगह पर क्या लिखूंगा, सी बाई लैम्डा। ये सी बाई लैम्डा है, न्यू टर्म के जगह क्या निकल के आ रहा है देखो, 8 पाई एच न्यू के जगह पर सी बाई लैम्डा, मतलब क्या हो रहा है, सी क्यूब डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब इंटू 1 बाई सी क्यूब इंटू इसके जगह पर लिख रहा है, ठीक है, e टू द पावर एच न्यू बाई के टी, सॉरी यहाँ पर न्यू है ना, सी बाई लैम्डा के टी, एच न्यू सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू सी बाई लैम्डा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो गया, लैम्डा टू द पावर 5, ओके, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सी बचा 8 पाई सी एच बाई लैम्डा टू द पावर, यहाँ पर क्यूब यहाँ पर स्क्वायर, लैम्डा टू द पावर 5 इंटू 1 बाई e टू द पावर 8c बाई लैम्डा के टी माइनस 1। कुछ इस टाइप का इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया यू लैम्डा, लैम्डा के टर्म में। अब इसके ऊपर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो जो वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं, ठीक है। तो वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या लिखा है, चलो फिर से देखते हैं। वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। ये लैम्डा एम क्या है, ये लैम्डा एम के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। लैम्डा एम मतलब ये जो ग्राफ मिलता है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है मैक्स। सपोज एक टाइम पे एक ब्लैक बॉडी पे एक टी टेम्परेचर में एक ब्लैक बॉडी से बहुत सारा वेवलेंथ या फिर रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। उसमें से जो सबसे इंटेंस, मतलब जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसको ही जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसको ही बता दिया जाता है लैम्डा एम। ये लैम्डा मीन, ओके, ये मैक्सिमम नहीं है, न्यू मैक्सिमम बट लैम्डा मिनिमम, इसको ध्यान से रखना है, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, सपोज कि ये एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ से सपोज एक रेडिएशन निकल रहा है, यहाँ पर एक तो रेडिएशन नहीं निकलता ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, एक टी टेम्परेचर में यहाँ से एक रेडिएशन तो नहीं निकलता ना, यहाँ से बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। लेकिन एक मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं, एक मैक्सिमम एनर्जी का रेडिएशन होता है। मैक्सिमम एनर्जी का रेडिएशन मतलब क्या, उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, इसलिए बोल रहा हूँ वेवलेंथ मिनिमम इंटू टी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है हर टेम्परेचर के लिए। जब सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो रेडिएशन निकलता है उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरा जो पिछला जो इक्वेशन जो इक्वेशन निकल रहा था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। लैम्डा 8 पाई सी एच बाई लैम्डा टू द पावर 5 इंटू 1 बाई e to the power 8c by lambda kt minus 1, ओके।
तो लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम में हम लोग मिनिमम मैक्सिमम का मैथ करके आया क्लास 11 या फिर 12 में, उसको ही कर लेंगे। किसी भी मैक्सिमम पॉइंट किसी भी मिनिमम पॉइंट में उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली वही वाला फार्मूला लगा देंगे, इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा ना, जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। लैम्डा के हिसाब से डेरिवेशन करेंगे तो मिनिमम पॉइंट के लिए क्या होगा, लैम्डा मीन के लिए कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इसको यहाँ पर डिराइव करेंगे एंड फिर से उसके बाद इक्वेशन निकल के आ जाएगा हम लोग। ठीक है, तो चलो इसको डिराइव करते हैं। इसे क्या निकल के आएगा, 8/CH तो कांस्टेंट है, 8/CH कांस्टेंट सॉरी छोड़ो 1 लिख दिया, टी लैम्डा ऑफ 1/λ to the power 5 into 8c/λ kt minus 1। ओके, लिख दिया, कितना होता है, 0 होता है। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो वापस जाके डिवाइड होके क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, λ to the power 5 into 1/e to the power 8c/λ kt minus 1 is equal to 0। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेशन में क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं या फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने इसका डेरिवेटिव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव इंटू ये और इसका डेरिवेटिव इंटू ये, तो क्या होगा, -5/λ to the power 6 इंटू 1/e to the power 8c/λ kt -1 प्लस इसका डेरिवेटिव होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर λ to the power 5 पहले बिठा देते हो। इसका क्या होगा, 1/8c/λ kt -1 इसका होल स्क्वायर। ओके, और इसके साथ ये हो गया इंटू e to the power 8c/λ kt इंटू 8c/kt इंटू -1/λ²। ओके, इतना बड़ा डिराइव करके देख लेना ठीक से, मैं अभी डिराइव किया हूँ अभी। ओके, इस टाइप का निकल के आएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 5/λ to the power 6 1/e to the power 8c/λ kt -1। अब ये पूरा टर्म को इस साइड लेके एक साथ लिख रहे हैं, बीएससी वाला उतना तो पता होना चाहिए ना, 1/² λ to the power 7 1/, ये प्लस हो गया, उस साइड गया तो माइनस हो गया, 8c/λ kt -1 इसका होल स्क्वायर होता है इंटू e to the power 8c/λ kt इंटू 8c/kt। ओके, नेगेटिव नेगेटिव चला जाता है, इस 7 से ये λ to the power 6 उड़ जाता है, यहाँ से इसमें से एक उड़ जाता है। ओके, ये हुआ, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, 5 इक्वल टू लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 8c/λ kt इंटू e to the power 8c/λ kt इंटू 1/e to the power 8c/λ kt -1। ओके, कुछ इस टाइप का आता है। तो हम यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको एक किसी भी कांस्टेंट के टर्म में पकड़ लेते हैं, किसी भी वेरिएबल के टर्म में, जैसे कि 8c/λ kt इज इक्वल टू x लेट पकड़ लेते हैं। तो तब जाके ये किस टाइप का इक्वेशन बनेगा, देखो 5 इज इक्वल टू
ये क्या होगा, x इंटू e टू द पावर x 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1। ओके, तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलता है देखते हैं। 5 e टू द पावर x माइनस 5 इक्वल टू x e टू द पावर x। इसको यहाँ पर इस साइड लेके आए तो 5 माइनस x e टू द पावर x इक्वल टू 5। ओके, इसको कैसे लिखते हैं, इस e टू द पावर x को उस साइड लेके जाए तो 5 e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 5 माइनस x, कुछ इस टाइप का इक्वेशन निकल के आता है। ओके, अब होता है असल खेल। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज में जाता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा जंप है, समझना चाहिए। तो इक्वेशन क्या निकल के आया, 5 e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 5 माइनस x। ओके, तो अब इसको, ये क्या है, इसको कौन सा इक्वेशन बता दिया जाता है, इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज है, तो मतलब ये जो इक्वेशन का टाइप है इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पता नहीं है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है, तो आप बुक से भी पता कर सकते हो या फिर बहुत सारे सोर्स मिल जाता है ना, अभी से कर देता हूँ। मैं बता दूँ, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है कि आपके इक्वेशन में इनफाइनाइट सीरीज होगा, मतलब सीरीज का एंड नहीं होगा। जैसे कि e टू द पावर माइनस एक्स, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, आप इसका टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत बड़ा होता चले जाता है ना, तो इसलिए इसको बोलता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ इक्वेशन बन रहा है तो इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करना पड़ता है इसे बोलता है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे होता है, न्यूमेरिकल्स मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको एक साइड में लाना पड़ता है, 5 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको एक फंक्शन नाम दिया जाता है, सपोज की एफ ऑफ एक्स। इसको जीरो करने के लिए x का कौन सा वैल्यू ऐसा होता है जो कि 0 हो जाता है, ठीक है, उस वाले वैल्यू को ढूंढना पड़ता है, फिर जाके x का वैल्यू निकलता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन करके निकाला जाता है ना, इसलिए इसका नाम अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड इसलिए बोला जाता है। तो x का जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है 4.9615 कुछ ऐसा करके, ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। ओके, 4.9615। ओके, निकल गया। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू 4.9615 में क्या आता है पता है, अप्रोक्सीमेट 0.031 ऐसे कुछ आता है। ओके, अगर एफ ऑफ 5 ले ले तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, ये कौन सा होता है, एफ ऑफ 4.9615 में ये वैल्यू आता है। एफ ऑफ 5 में ये कम्प्लीटली उल्टा जाता है, 0.321 ऐसे करके एक नंबर आता है 0.321। ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर ही सारे खेल छिपा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ 5 का वैल्यू ऐसा आता है, इस इक्वेशन पे एफ ऑफ 5 पुट कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आंसर आता है, और 4.9615 पुट करोगे तो कुछ इस टाइप का आंसर आता है। मतलब देख के लग रहा है 4.9 x के वैल्यू 4.925 के अंदर एक सर्टेन जंप है, प्लस से पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका जो वैल्यू है ये जो 4.96, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना, थोड़ा सा एक 0.01 डेसिमल करके बड़ा के देखना है कहाँ पर जाके एग्जैक्टली 0 के आसपास हो रहा है,
वही उसका एक्यूरेट वैल्यू होगा। आपका जो सॉल्यूशन है वही उसका एक्यूरेट वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब मैं बता दूं, वो जो x का वैल्यू हो रहा था एकदम 0 के आसपास, 0.03 और नहीं, उससे भी छोटा हो रहा था, 4.9825 कुछ इस टाइप का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो x का वैल्यू बिल्कुल इस वाली जगह पे जाके मेरा जो इक्वेशन है जीरो, लगभग 0 के बराबर आ रहा था। मतलब ये दिस इज द मोर एक्यूरेट, मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ x, ओके। ये जो वैल्यू है मोर एक्यूरेट एंड मोर अप्रोप्रिएट। तो अब हम लोगों ने क्या लिया था, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट चला गया, तो मेरा जो वैल्यू निकल गया, x का जो वैल्यू निकल गया 4.98 सपोज, पकड़ लेते हैं ना। अब जाके क्या करना है, हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या सपोज किया था, हम लोगों ने जो सपोज किया था x इज इक्वल टू, देख लेते हैं क्या सीखा था, x इक्वल टू क्या hc बाई लैम्डा के टी, ये सपोज कर लिया था ना, hc बाई लैम्डा के टी, ओके। तो यहाँ पर लैम्डा एंड टी को ये इस साइड लेके आते हैं, hc बाई के इंटू एक्स, ओके, यही है वैल्यू। अब के क्या है, के को पता होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, के। और एक्स का वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू एक्स का, जहाँ पर जाके ये इक्वेशन 0 हो रहा है, मतलब मोर एक्यूरेट वैल्यू है एक्स का, और यही है। अब यहाँ पर एच की जगह पर 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी की जगह पर 3.3 इंटू 10⁸ बाई के जगह पर 1.34 इंटू 10⁻23। आई थिंक मेरे को याद नहीं है ये वैल्यू कितना होता है, जो भी है 4.9825, ओके। तो इसका जो रीडिंग होता है मीटर केल्विन। तो भाई ये जो वैल्यू है 1.34 नहीं 1.38 है, मेरे को याद नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका जो होता है मीटर केल्विन, इसको जब सॉल्यूशन करोगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ओके, लैम्डा टी। अब यहाँ पर एक आयरनी है, क्यू इसको 0 ले रहा हूँ, 0 लेने के लिए क्यू इसको मैक्सिमम क्यू कह रहा हूँ, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे जाके, एग्जैक्ट मतलब इस रिजल्ट के करस्पॉन्डेंस आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। उसका मतलब क्या है, लैम्डा जो है वो मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम इंटू टी। समझना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कैसे आपको सोचना है। इस वैल्यू के लिए, इस x का इस वैल्यू के लिए वो डेरिवेटिव मोर नियर अबाउट 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मोर एक्यूरेट 0 के आसपास जा रहा है, ठीक है। मोर एक्यूरेट 0 के आसपास जा रहा है मतलब क्या है, लैम्डा मिनिमम जो है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, मिनिमम हो रहा है, मतलब उसका एनर्जी पीक पे जा रहा है। मतलब मैंने जो इक्वेशन में बोला था, मिनिमम के लिए जो ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, मोर एक्यूरेट 0 के पास जा रहा है, मतलब ये इक्वेशन मोर सेटिस्फाई हो रहा है। तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम पोजीशन पे मिलेगा हमको, ये जो है लैम्डा मिनिमम पोजीशन पे मिल गया, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम इंटू टी इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ओके, जिसको कह दिया जाता है बी। ये जो बी है हर टेम्परेचर के लिए सेम होता है, कांस्टेंट होता है, मगर सपोज करो टी टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर और एक T2 टेम्परेचर और एक T3 टेम्परेचर,
तो हर टेम्परेचर के लिए लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा जो मिनिमम वैल्यू होता है वो तो सेम नहीं होता ना हर टेम्परेचर के लिए। T1 के लिए लेट्स सपोज जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लैम्डा सपोज मिनिमम। T2 के लिए लैम्डा 2 होता है और T3 के लिए लैम्डा 3 होता है। तब इस इक्वेशन से किसी भी कोई भी प्रैक्टिकल में करोगे तो भी इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन आता है लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू बी आता है, लैम्डा 2 T2 इज इक्वल टू बी आता है, लैम्डा 3 T3 इज इक्वल टू बी आता है, ठीक है। और इसीलिए ये एक रूल जैसा बन गया ना, इसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्यों कहता है, अगर T1 को ज़्यादा कर रहा हो या फिर T2 T3 को ज़्यादा बढ़ा रहा हो टेम्परेचर, तो लैम्डा 1 करस्पॉन्डेंस घट जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, लैम्डा बाई यू लैम्डा इसका ग्राफ होगा। स्मॉल टेम्परेचर में ऐसा दिखता है, उसके ज़्यादा टेम्परेचर में ऐसा दिखता है। ये किंक नहीं है लेकिन ये फ्लैट ही है, लेकिन ऐसा दिखता है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट, अब ये शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। मैं जो ये जो रफ वर्क किया है, ये जो पूरा पेज में, इसका मैंने एक PDF भेज दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड करके आप फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो, या फिर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, चलो